Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज क्लास 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज पार्टनरशिप वो हम शुरू करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होता मिल रहा होगा। साथ में इस चैप्टर के नोट्स मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दोज नोट्स इन योर एग्जामिनेशंस जो भी आपके स्कूल लेवल पर होंगे। अगर किसी को किसी भी तरह की तकलीफ आती है तो देयर इज एन हेल्पलाइन नंबर कॉल्ड 8112601234 या आप कॉल कर सकते हैं 8299364494 के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ लाइव तैयारी करनी है फॉर ऑल योर क्लास 11th के सब्जेक्ट्स बीट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तो आप स्पार्टन्स जैसे कोर्स में जाकर एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक मिल जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलो बेटा जी, आइए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर। और इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो मैंने जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है वो आगे चल के आपको मार्क भी कर दिया है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में है, फॉर्मेशन का पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, रजिस्ट्रेशन हमारे सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी हमारे सिलेबस में है। क्या सिलेबस में नहीं है बच्चा पार्टी? आओ जरा देखो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स सिलेबस में नहीं है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बिल्कुल सिलेबस में है, देन कंपैरिजन भी सिलेबस में है और एसेंशियल वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो जितना टॉपिक सिलेबस में है वो सारा का सारा मैं कवर कराने जा रहा हूं इस एक ही वीडियो में। बार बार बोल रहा हूं, नोट्स फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से जरूर डाउनलोड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। ये पार्टनरशिप क्या है, ये क्या होती है पार्टनरशिप, कैसे बनती है, सारी बातें मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। बेटा अगर मैंने सोचा कि मैं और मेरा दोस्त एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं, भाई 50 तेरा 50 मेरा, तो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। लिखना क्या है पेपर में जिसमें मैडम या सर जो भी तुमको स्कूल में पढ़ाते हैं वो आपके फुल मार्क्स दे सकें। तो आओ जरा देखते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका कीवर्ड है। कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब हो सकता है सारे पार्टनर्स बिजनेस मिलकर चलाएं, हो सकता है सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक या दो पार्टनर ही बिजनेस को कैरी ऑन करे, तो इसी को बोलते हैं कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा जी? आओ जरा देखा जाए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है टू और मोर पर्सन, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो आओ देखते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप and the maximum number of persons in a partnership should not exceed 50। मतलब मिनिमम 2 लोगों से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस चल सकता है और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स तक ही हमारी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म में अलाउड है। 50 के ऊपर पार्टनर्स नहीं हो सकते इन अ जनरल पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। अग्रीमेंट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अग्रीमेंट का मतलब क्या है? पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या है? सारे पार्टनर्स आपस में किसी प्री डिसाइडेड रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी एक प्री डिसाइडेड रेशियो में ही हो रहा होगा। कौन कितना काम करेगा, ये सारी की सारी बातें एक एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, जिसको हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन, या तो वो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है बातों बातों में, या वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, बट इट मस्ट सैटिस्फाई ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें सारे एसेंशियल्स होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो बात समझ में आई? एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक वर्बल एग्रीमेंट हो गया, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि किस पार्टनर को क्या करना है, कौन कितना शेयर में प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कौन कितना काम करेगा, कौन कितनी सैलरी लेगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड इनटू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विच इज नोन एज अग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉफुल बिजनेस। ऐसा कोई भी बिजनेस हम नहीं कर सकते अंडर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो इलीगल हो, हमारे कंट्री के लॉ को लॉ के हिसाब से ना हो। ऐसा कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। तो अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑफ अ लॉफुल बिजनेस। Illegal acts such as theft,
स्मगलिंग कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम और तुम्हारा दोस्त चलो भाई ऐसा करते हैं चोरी करेंगे और चोरी में ना हम लोग 50-50% शेयर करेंगे और उसकी एक पार्टनरशिप फॉर्म आपने रजिस्टर्ड करा ली। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस भारत देश में रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सिमिलरली लॉसेस शुड ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। एक अग्रीड रेशियो होगा जिसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर किया जाएगा। समझ में आ रही है बेटा? फिर अगले एग्रीमेंट, अगले फीचर्स के ऊपर आ रहे हैं, वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल the partners or any one of them acting on behalf of others। म्यूचुअल एजेंसी मतलब आपस की सहमति। हो सकता है सारे पार्टनर्स मिलकर काम करें या आपस की सहमति से कोई एक या दो पार्टनर्स ही बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर काम करें और पूरा बिजनेस को रन करें। अगला है अटमोस्ट गुड फेथ। या अटमोस्ट गुड फेथ क्या है बच्चा पार्टी? आओ जरा देखो। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट and confidence. Partners must render true accounts and make no secret profits। कहने का मतलब क्या है? हर एक पार्टनर जो बिजनेस में है ना, किसी को चीट नहीं करना है, सबको ओरिजिनल पिक्चर बतानी है, किसी भी पार्टनर को कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ, अच्छी भावना से बिजनेस करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप तुम्हें फीचर समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है बेटा जी हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ये पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ये हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड जरूर कर लेना एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज। ठीक है, आओ जरा देखते हैं पार्टनरशिप डीड होती क्या है बेटा जी। इट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप। It is an agreement in writing signed by all partners, duly stamped and registered। एक पार्टनरशिप जो डीड होती है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। इस एग्रीमेंट को सारे पार्टनर साइन करते हैं और इसको रजिस्टर और स्टैंप कराया जाता है। मतलब ये वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट होगा। अब आओ जरा देखते हैं। इट डिफाइंस, इसके अंदर होता क्या है? इट डिफाइंस राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स। मतलब हर पार्टनर की राइट क्या होगी, हर पार्टनर को कौन सा काम करना है, उसकी ड्यूटी क्या होगी और उसके ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, सब कुछ इस पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन्ड है। अब कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे होते हैं? मैंने कुछ टॉपिक्स आपको यहां पर लिखकर दिखाए। कोई भी आप अगर एग्जाम में पूछा होता है 4 से 5 पॉइंट आप इसके अंदर के कंटेंट्स में लिख सकते हो। जैसे पहला कंटेंट क्या है? पार्टनरशिप डीड के अंदर नेम ऑफ द फर्म मेंशन करना चाहिए, नेचर ऑफ द फर्म्स बिजनेस को मेंशन करना चाहिए। मतलब आपका जो फर्म है उसका नाम क्या है। दूसरी बात, आप किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप ट्रेडिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, सर्विस रेंडर करोगे, कौन सा बिजनेस करने जा रहे हो ये बताना पड़ेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब वो कौन सी मेन जगह है जहां पर ऑफिस है आपका, जहां से आप बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। फिर क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई है, साल 2 साल। अगर कुछ ऐसा है तो वो मेंशन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप इसको मेंशन नहीं भी कर सकते। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके बिजनेस के अंदर उनका नाम और उनका परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है बिजनेस में उसको भी आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। फॉलोड बाय अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है यह भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। साथ में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस तरह की और तमाम इंफॉर्मेशन आप पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखते हो, बताते हो, समझाते हो। और एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, याद रखना, प्रॉपर स्टैम्प्ड होता है और रजिस्टर्ड होता है। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गई पार्टनरशिप डीड क्या है। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, हम एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को रजिस्टर कराना कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है। आप चाहें तो अपने पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं, आप चाहें तो अपने पार्टनरशिप बिजनेस को ना भी रजिस्टर कराएं तो चलेगा। मैंने यहां पर लिख दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी अंडर लॉ। अब प्रोसेस क्या होता है आओ जरा देखो। अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को रजिस्टर कराना है तो उसका प्रोसीजर क्या है आओ जरा देखा जाए। सबसे पहले
In order to get the registration done, an application in the prescribed format must be submitted with the registrar of the firms. जो registrar of the firms है ना, जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस होगा ना, उस एरिया के जो नियरेस्ट रजिस्ट्रार होगा वहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा. उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म को मेंशन करना पड़ेगा. द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को मेंशन करना पड़ेगा, किस जगह पर आप बिजनेस करने वाले हो. नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स बिजनेस विल बी कैरीड ऑन, मतलब वो कौन से अलग अलग जगह है जहां पर आपके बिजनेस को चलाना है. फिर नेम इन फुल एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा. द डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, किस डेट पर सारे पार्टनर्स ने ज्वाइन किया है. एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप अगर कोई है तो आपको वो भी मेंशन करनी पड़ेगी. ये अगर तुम इसके कंटेंट देखो तो बहुत सिमिलर हैं पार्टनरशिप डीड के. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सब लोग को. स्टेप नंबर 1 क्या होगा? आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा. किसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देना पड़ेगा. किस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देना पड़ेगा? जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके जो नियर बाय रजिस्ट्रार है वहां पर आपको सबमिट करना पड़ेगा. दूसरा स्टेप क्या होता है? द एप्लीकेशन शुड बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय ईच पार्टनर. हर पार्टनर को उस एप्लीकेशन को साइन करना पड़ेगा और क्रॉस टैली करना पड़ेगा. तीसरा स्टेप क्या होता है? देन एप्लीकेशन इज सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. मैंने बताया जब सबने साइन कर लिया, वेरीफाई कर लिया, फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को सबमिट कर लिया, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? एक आपसे फीस लेगा. फोर्थ स्टेप क्या है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इज ऑल्सो सबमिटेड. एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस लेगा आपसे रजिस्ट्रार, एंड देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी चेक कर लेगा. लास्ट स्टेप क्या होता है? फिफ्थ, A registration certificate is issued. कौन सा सर्टिफिकेट होता है? Registration certificate is issued by the registrar after the scrutiny of application. स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन मतलब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि आप लोग सही बिजनेस करने जा रहे हो, लॉफुल बिजनेस करने जा रहे हो, जितने पार्टनर्स जुड़ रहे हैं वो सब सही हैं. सारे डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के बाद, फीस को रिसीव करने के बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ जो आपका पार्टनरशिप है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा. क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? हो गई आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड. चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करने जा रहे हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. अगर मान लो आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो उसके कुछ नुकसान है क्या? कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या? आओ जरा वो जान लेते हैं. देखो लॉ बोलता है कि आप रजिस्टर्ड ना कराओ तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप नहीं कराते हो तो आप क्या चीजें मिस आउट कर दोगे, क्या चीजें डिसएडवांटेजेस हैं, वो जानना बहुत जरूरी है. आओ जरा देखते हैं. An unregistered partnership firm suffers from the following limitations. ये सारी चीजें उनको नहीं मिल पाएंगी. जैसे कि पहले क्या? It cannot enforce its claims against third party in the court of law. एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती है अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर किसी को सू करना है, किसी के ऊपर केस करना है तो आपको एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होना मैंडेटरी है. दूसरा, इट कैन नॉट क्लेम एनी एडजस्टमेंट्स फॉर द सम एक्सीडिंग 100 रुपए. 100 रुपए से ऊपर के किसी भी क्लेम को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है. तीसरा, इट कैन नॉट फाइल अ लीगल सूट. इट कैन नॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स. मान लो कोई पार्टनर खराब निकल गया, आप उसके ऊपर कोई लीगल केस नहीं कर सकते. लीगल सूट का मतलब क्या? कोई लीगल केस नहीं कर सकते बिकॉज आप नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हैं. Partners of an unregistered firm cannot file any suit against firm. और जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी फर्म के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते हैं बिकॉज फर्म अनरजिस्टर्ड है. लास्ट, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल एनी सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स. और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं कर सकता बिकॉज पार्टनरशिप आपकी रजिस्टर्ड नहीं है. तो ये सारे लिमिटेशंस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराया है तब. क्लियर हो गया? सब बच्चों को समझ में आया? अब देखते हैं बेटा, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म हाउएवर डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स. अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया है तो ये राइट्स के ऊपर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ये नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स को ये राइट्स तो मिलते ही मिलते हैं. जैसे कि क्या? द राइट ऑफ अ पार्टनर टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. कोई भी पार्टनर जब चाहे बिजनेस को बंद करवा सकता है, डिसोल्यूशन करवा सकता है. डिसोल्यूशन का मतलब बंद करवा देना. जब पार्टनर चाहे तब अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है.
दूसरा, द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। एक ऑफिशियल असाइनी मतलब अगर भारत सरकार ने किसी को नियुक्त किया है, किसी को चूज किया है कि किसी भी इंसॉल्वेंट पार्टनर से प्रॉपर्टी रिकवर करवाना है तो वो करवा सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। इंसॉल्वेंट कौन होता है तुम्हें पता है ना, वो पार्टनर जो बैंकरप्ट हो गया है, उससे कुछ अगर वसूलना है तो कोई भी ऑफिशियल बंदा ये कर सकता है। थर्ड, द राइट टू सू थर्ड पार्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स क्या है, मान लेते हैं मैंने कुछ इन्वेंट किया और मैंने वो पर्टिकुलर चीज अपने फर्म के नाम रजिस्टर करा ली और मेरा पेटेंट राइट कोई और इस्तेमाल कर रहा है बिना मेरी मर्जी से, तो हम उसको सू कर सकते हैं, वो फर्म उसको सू कर सकती है। ये राइट आपके पास हमेशा रहेगा। फिर अगला क्या लिखा है, द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द अनरजिस्टर्ड फर्म और पार्टनर्स। भाई क्या होगा, कोई थर्ड पार्टी मतलब जो हमारे बिजनेस में नहीं है, कोई थर्ड पार्टी अगर चाहे तो हमारे ऊपर केस कर सकती है, हमारे पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकती है। इसके लिए भी किसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा है बेटा जी? ये सारा नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे, तो जरूर बना लेना, डाउनलोड करके बना लो या पॉज करके साथ साथ बना लो, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। कितनी तरह की पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं? चलो बेटा, पहला है जनरल पार्टनरशिप। ये जनरल पार्टनरशिप क्या है आओ देखते हैं। मैंने पॉइंट्स में लिखा है, पॉइंट्स में आंसर लिख कर आना, मैम खुश हो जाएंगी भाई, ठीक है ना। इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। एक जनरल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझते हैं, मतलब अगर जितना भी डेट होगा, जितना भी उधारी होगी, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को बेचकर पूरा किया जाएगा। कोई भी पार्टनर बच नहीं सकता कोई फ्रॉड करके या कोई उधार लेकर कहीं भाग नहीं सकता, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाएगा और पैसे चुकाए जाएंगे। दूसरा, इन इंडिया ऑल पार्टनरशिप फर्म्स आर जनरल पार्टनरशिप फर्म्स ओनली। भारत देश के अंदर जितने भी पार्टनरशिप फर्म बनती हैं अनटिल एंड अदरवाइज प्री डिसाइडेड, सारी पार्टनरशिप एक जनरल पार्टनरशिप ही होती है। तीसरा पॉइंट, ईच पार्टनर ऑफ जनरल पार्टनरशिप इज एंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म अनटिल एंड अदरवाइज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। एक जनरल पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि कोई 2 या 3 लोग ही मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, वो वाला केस छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये उनके पास राइट होता है। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, तुम्हें समझ में आ गया। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर इंडिया में रजिस्टर्ड होती है वो जनरल पार्टनरशिप की कैटेगरी में आएगी और सारे पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है, थ्रू है, समझ में आ रहा है बच्चों पहाड़ी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी रिसेंटली भारत में 2008 से एक नई कैटेगरी ऑफ पार्टनरशिप शुरू किया गया जिसको हम लोग एलएलपी बोलते हैं। एलएलपी की एक खास बात है, एलएलपी के अंदर ना 2 चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पार्टनरशिप फर्म की भी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की भी। तो कंपनी और पार्टनरशिप का ब्लेंड है एलएलपी। अब एलएलपी होता क्या है, LLP is now allowed in India under the Limited Liability Partnership Act of 2008। 2008 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब इनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जानना आपको बहुत जरूरी है। अब LLP क्या होता है, एन LLP मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं काम कर सकती। अंडर द एक्ट विद द मिनिमम 2 पार्टनर्स, मतलब इसमें कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे और कोई भी अपर लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्या ये बात समझ पाई? देखो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मगर यहां पे पता है एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा पॉइंट, एन एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपीचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, वैसे तो ये कंपनी का एक फीचर होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अगर किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाए तो भी फर्म विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, परपीचुअली सक्सीड करता रहेगा, चाहे किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, ये फीचर किसका है, ये कंपनी का फीचर है जो यहां पर एलएलपी में आ गया है।
एन एलएलपी मस्ट मेंटेन एन एनुअल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक एलएलपी को अपने एनुअल अकाउंट्स को प्रेजेंट करना एक मैंडेटरी क्लॉज है। देन मैंने बताया एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के भी फीचर्स हैं और पार्टनरशिप के भी फीचर्स हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बेटा एलएलपी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने ये टॉपिक को कवर नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल, अपनी चाहत से पार्टनरशिप फर्म बना लेना। और इसका एक एग्जांपल सुनाऊंगा ना, तुमको मजा आ जाएगा। इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड, अनिश्चित काल के लिए यह पार्टनरशिप बनाई जाती है। दूसरा, द टाइम पीरियड और द पर्पस ऑफ द फर्म इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ना ही बताया गया है कि कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करेगी, ना ही यह बताया गया है कि किस पर्पस के लिए यह पार्टनरशिप फर्म बनाई जा रही है। मतलब मैं और मेरा दोस्त, मुझे याद आता है 12th क्लास में हम लोग सोचते थे यार 12th क्लास के बाद जब अपन पास हो जाएंगे ना, तो हम तुम एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू करेंगे। मैंने पूछा किस चीज का पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसने बोला ये तो नहीं डिसाइड किया कि कौन सा बिजनेस करेंगे, मगर एक पार्टनरशिप में बिजनेस जरूर किया जाएगा शुभम भाई। आज तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। इस तरह के पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल, जहां तो ना तो टाइम पीरियड पता है ना पर्पस पता है, बस पार्टनरशिप बना ली गई है। इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस टू द अदर पार्टनर्स। ये फर्म को भी कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, बस आप एक किसी पार्टनर को एक नोटिस देनी पड़ेगी टू अदर पार्टनर्स, और पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व या बंद कराया जा सकता है। अब आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ऑपोजिट है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक निश्चित काल के लिए, निश्चित टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है और एक निश्चित पर्पस के लिए, प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना? जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या टाइम पीरियड पूरा हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप, जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। आओ जरा समझते हैं कि क्या पेपर में लिखकर आना है। इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और टू अचीव अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। इट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड और ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया या टाइम पीरियड खत्म हो गया, वैसे ही ये पार्टनरशिप अपने आप बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं? चले आगे बढ़े। हाँ, मुझे पता है कि हमारे कॉमर्स का जो सिलेबस है थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन नीड नॉट वरी, सब का सब पूरा का पूरा सिलेबस मैं वेल इन टाइम फिनिश करवा दूंगा। फाइनल एग्जाम से पहले पहले हर एक टॉपिक खत्म होगा, बी एड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। नीड नॉट वरी, शुभम संभाल लेगा तो शुभम संभाल लेगा। ठीक है ना? चलो अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर आ रहे हैं। कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं? सबसे पहला एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। ये एक्टिव और वर्किंग पार्टनर क्या होता है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो पैसे लगाता है, बिजनेस चलाता है, और इसको हम लोग फुल फ्लेज पार्टनर भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ 3 कीवर्ड्स है, आओ अंडरलाइन करते हैं। दिस टाइप ऑफ पार्टनर्स कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, आल्सो टेक्स एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पैसे भी लगाते हैं और बिजनेस को चलाने में पूरी तरह से लगे भी रहते हैं। दूसरी बात क्या होता है? इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ही बियर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। He is known to outsiders। ये वाला पॉइंट ना बहुत जरूरी है। Known to outsiders का मतलब बाकी दुनिया को पता होता है कि ये बिजनेस चलाने वाला बंदा या बंदी कौन है, पहले से पता होता है ये पार्टनर है इस पर्टिकुलर बिजनेस के। दूसरी बात क्या लिखा है? He is a full fledged partner। इनको हम लोग फुल फ्लेज पार्टनर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो फुल टाइम यही काम करते हैं। दूसरा टाइप है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को हम लोग साइलेंट पार्टनर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अ स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। भाई पैसा तो लगाता है लेकिन बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड ही इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स। बाहरी दुनिया को नहीं पता होता है कि यह पर्टिकुलर बंदा या बंदी हमारे बिजनेस में पार्टनर है। मान लेते हैं मैं और तुम एक बिजनेस चलाते हैं, कोई एक तीसरा बंदा हमारे बिजनेस में पार्टनर है लेकिन दुनिया को उसके बारे में नहीं पता है, उसने बस पैसे लगाए हैं और वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, तो वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाएगा। ठीक है ना बेटा जी? समझ में आया?
अब आते हैं सीक्रेट पार्टनर के ऊपर। स्लीपिंग और सीक्रेट में डिफरेंस क्या होता है, आओ जरा समझते हैं। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, ठीक है, एंड टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। स्लीपिंग में क्या था? डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। सीक्रेट में क्या है? ही डज टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। इसकी भी लाइबिलिटी जो होती है बेटा अनलिमिटेड होती है, लेकिन दुनिया एंड ही इज ऑल्सो नॉट नोन टू आउटसाइडर्स। दुनिया वालों को इसके बारे में भी नहीं पता होता है। इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसने भी पैसे लगाए होते हैं, लेकिन ये बिजनेस में काम करता है, लेकिन साइलेंट पार्टनर बिजनेस में काम नहीं करता है। यही बेसिक डिफरेंस है। कई बार तुमसे एमसीक्यूज या छोटे नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं लिमिटेड पार्टनर। जैसे टर्म लिमिटेड आ गया, इसका मतलब उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड। कितनी लिमिटेड होगी? टू द एक्सटेंट ऑफ ए शेयर इन कैपिटल। मान लो मैंने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? मेरी मैक्सिमम कितनी कैपिटल लॉस हो सकती है? 10 लाख रुपए की। मतलब मेरी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। उसीलिए उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर। आगे बढ़ते हैं। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। ये बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है बेटा। The firm does not dissolve in the event of his death or bankruptcy। अगर इस तरह का पार्टनर मर जाए, बैंकरप्ट हो जाए, पागल हो जाए, इस केस में भी बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे केसेस में अगर पार्टनर को कुछ भी हुआ तो बिजनेस को डिसॉल्व करना कंपलसरी होता है। क्लियर है बच्चा पाड़ी? आगे बढ़े। अब आते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। वाह भाई वाह, ये तो मजा ही आ गया। प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हारा पार्टनर, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो गया, नहीं 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 मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं। ये वो बात है। तो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली क्या होता है? आओ जरा देखा जाए। ही शेयर्स प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बट नॉट इन द लॉसेस। लेकिन इसकी भी लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड। अगर बिजनेस के ऊपर कुछ लोन है तो इसको भी पे करना ही पड़ेगा। ही इज नॉट अलाउड टू टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। बिजनेस में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दिस टाइप ऑफ पार्टनर इज एसोसिएटेड फॉर हिज मनी एंड गुडविल। इस तरह के पार्टनर्स पैसा लगाते हैं और अपनी रेप्यूटेशन का फायदा देते हैं उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है ना? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अगला नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल और कासी पार्टनर। ये क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर किसको बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। ना तो ये पैसा लगाएगा, ना ही ये बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ना ही ये बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा। बस क्या करता है? ही ओनली लेंड हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। और इसकी भी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मान लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि ऑब्सेशन शुभम जगदीश के साथ हमको बिजनेस करना है, ना ही मैं पैसा लूंगा, ना मैं पैसा लगाऊंगा, ना ही मैं उसके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करूंगा। बस उन्होंने अपना नाम लेंड कर दिया है, उनकी रेपुटेशन की वजह से वो हमारे पार्टनर हैं, तो उसको नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। नॉमिनल को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है पार्टनर्स बाय एस्टोपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय एस्टोपल क्या होता है? आओ जरा देखा जाए। पार्टनर्स बाय एस्टोपल का मतलब क्या होता है? अ पार्टनर हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बिकम्स लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। ऐसा कोई बंदा जो अपने स्पीच के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू ऐसा दुनिया को बता रहा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय एस्टोपल। ठीक है ना? लेकिन इस तरह के पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, और अगर उसका कोई भी डेट होता है फर्म का तो उसको पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स बाय एस्टोपल समझ में आया? एक मेरे जेस्चर के थ्रू, मेरे वर्ड्स के थ्रू, मेरी स्पीच के थ्रू ऐसा पता चल रहा है जनरल पब्लिक को कि मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस का हिस्सा हूं, तो उसे बोलेंगे पार्टनर्स बाय एस्टोपल। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट इसका ऑपोजिट होता है। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? आओ जरा देखते हैं। व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्टनर and he does not deny this even after becoming aware of it, he automatically becomes liable for the debts of the partner। जैसे मैंने बोला शाहरुख खान हमारे बिजनेस में पार्टनर हैं, शाहरुख खान को यह बात पता चल गई, लेकिन उन्होंने ये डिनाई नहीं किया है कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पार्टनर बन जाएंगे और वो भी लायबल होंगे हमारे बिजनेस के कोई भी डेट पर। उनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो समझ में आया? नॉमिनल पार्टनर दो तरह के कैसे होते हैं? पार्टनर्स बाय एस्टोपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। जरूर से जरूर आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा।
चलो बेटा जी हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले पे, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन होता है? वो बंदा जो 18 साल से कम है उसको माइनर बोलेंगे, ठीक है ना। तो अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है, बिकॉज ही इज नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज वो 18 साल का नहीं है, इसलिए वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए माइनर को कभी पार्टनर नहीं बनाया सकता है। लेकिन किया क्या जा सकता है? He may be admitted to the benefits of partnership with mutual consent of all partners। अगर किसी भी तरह का बेनिफिट हो रहा है तो हम वो बेनिफिट माइनर को दे सकते हैं, अगर सारे पार्टनर्स इस बात पर एग्री करते हैं तो। क्लियर है? सब पार्टनर क्या होता है? लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर है। सब पार्टनर का मतलब क्या है? ही इज अ थर्ड पर्सन with whom a partner agrees to share his profit। He does not take active part in management and he has no liability। मान लेते मेरा कोई एक जानने वाला है, मैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को उसको दे रहा हूं, तो वो बंदा मेरे बिजनेस के लिए सब पार्टनर कहलाएगा। ना तो उसकी कोई लाइबिलिटी होगी और ना वो हमारे बिजनेस में कोई पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भैया यहां पर हो जाते हैं खत्म। आगे बढ़ते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी आपके सिलेबस में नहीं है। वेज टू डिसॉल्व पार्टनरशिप भी आपके सिलेबस में नहीं है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन भी सिलेबस में नहीं है। अब जो सिलेबस में है वो है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या फायदे हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के, आओ जरा देखा जाए। एटलीस्ट आप 6 मेरिट्स और 6 डीमेरिट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा फॉर योर अपकमिंग क्लास 11th एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। सबसे पहला फायदा क्या होता है? ईज ऑफ फॉर्मेशन। आसानी से बन जाती है पार्टनरशिप फॉर्म, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, पैसा ही नहीं लगता इस तरह के फॉर्म बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो क्या लिखा? पार्टनरशिप इज सिंपल टू फॉर्म, इट इज इनएक्सपेंसिव टू एस्टैब्लिश एंड इजी टू ऑपरेट एंड देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। क्यों आसान होता है? समझ में आ गया। एंड आते हैं लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब क्योंकि एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कई सारे पार्टनर्स होते हैं, वो सारे पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल लेकर आएंगे तो ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। जब ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी बिजनेस को हेल्प करती है। क्या लिख कर आना है पेपर में? पॉसिबल टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू अ नंबर ऑफ पार्टनर्स। कई सारे पार्टनर्स होते हैं इसलिए ज्यादा पैसा कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, क्रेडिट वर्दीनेस इज ऑल्सो हाई बिकॉज एवरी पार्टनर इज जॉइंटली लाइबल फॉर डेट्स। भाई एक लोग को कर्जा नहीं चुकाना है, सारे पार्टनर्स को एक साथ कर्जा चुकाना है, इसलिए आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है मार्केट में वो बढ़ जाती है। ये भी फायदा है आपका। चलो अगला मेरिट देखते हैं, कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट। जब बहुत सारे लोग बिजनेस में होते हैं, बहुत सारे लोग पार्टनर्स होते हैं, सब एक अलग अलग स्किल सेट रखते हैं, तो सबकी स्किल्स और एक्सपर्टीज को यूज करके बिजनेस में बहुत सारे एडवांटेजेस गैदर कर लिए जाते हैं। आओ जरा देखो, द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पार्टनर्स आर पूल्ड टुगेदर। सबके स्किल्स, सबका एक्सपीरियंस हेल्प करता है किसी एक पार्टनरशिप बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कंबाइंड जजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस द एरर्स ऑफ जजमेंट। सब एक साथ डिसीजन लेते हैं तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, क्योंकि कोई ना कोई पार्टनर के पास किसी ना किसी तरह का स्पेशलाइजेशन होता है, सबके पास किसी ना किसी तरह का स्किल सेट होता है, तो उस स्पेशलाइजेशन का भी फायदा पार्टनरशिप फर्म को मिलता है। अब आते हैं अगले मेरिट के ऊपर, वो है डायरेक्ट मोटिवेशन। जितना काम करोगे उतना पैसा बनाओगे, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसा। Every partner is motivated to work hard and to ensure the success of the firm। सारे पार्टनर्स मोटिवेटेड होते हैं, सबको लगता है कि जितना ज्यादा फर्म तरक्की करेगा उतना ज्यादा पैसा हम खुद बनाएंगे। लॉसेज आर शेयर्ड एंड देयर इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। अगर प्रॉफिट हुआ तो सब में बटेगा, और अगर लॉस हुआ तो सब शेयर कर लेंगे, तो किसी एक के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आता है, रिस्क सबके लिए कम हो जाता है। ठीक है ना बच्चे, पानी समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, क्लोज सुपरविजन। क्लोज सुपरविजन कैसे मेरिट है, आओ जरा देखो। एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, हर एक पार्टनर बिजनेस को देख रहा होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो हर एक पार्टनर क्लोज सुपरविजन रखता है, जिसकी वजह से एरर्स होने के चांसेस बेटा जी कम हो जाते हैं। फिर क्या लिखा है, फियर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेक्स द पार्टनर्स कॉशियस एंड अवॉइड रेकलेस डिसीजंस। बात समझ में? रेकलेस डीलिंग्स या डिसीजंस एक ही बात है।
क्योंकि सबको पता है कि अगर हमने कोई गलत डिसीजन लिया, कोई गलत बयाने में फंस गए, तो हर एक पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सबको भरना पड़ जाएगा अगर कोई गलत डेट ले लिया है। इसलिए सब लोग बहुत कॉशियस होकर डिसीजंस लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। एक ये फायदा है। अगले फायदे की तरफ आते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। पार्टनरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल, बहुत ज्यादा पेपर वर्क पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, इसलिए आप आसानी से बिजनेस को कर सकते हो भैया। फिर दूसरा क्या लिखा है, द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी अडेप्टेड इजिली टू द चेंजिंग कंडीशंस इन द मार्केट। पार्टनरशिप बिजनेस इतना फ्लेक्सिबल है कि जैसे ही कुछ मार्केट में नया ट्रेंड आया, नया चेंज आया, आपका बिजनेस इजिली एक्सेप्ट उसको कर सकता है। इट कैन अडेप्ट इजिली एज पर द चेंजेस इन द नीड्स ऑफ द मार्केट। ऑलराइट, तो ये कुछ मेरिट्स थे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के। अब आओ जरा देखते हैं बेटा जी कुछ डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। ये फायदा भी है और तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है। भाई एक इंसान कितना ही पैसा बिजनेस में लगा सकता है, तो एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा एक इंडिविजुअल बंदा बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकता है। तो और कोई सोर्स भी नहीं होता है इनके पास कि शेयर्स इशू कर दें लाइकवाइज, तो इनके पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। देयर इज अ लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, therefore it is not possible to collect huge financial resources। आपको पता है जनरल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर 50 पार्टनर्स ही होते हैं, 50 लोग ही पैसा लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लोग तो पैसा लगा नहीं सकते, तो एक लिमिटेड रिसोर्स ही है। बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स इज ऑल्सो लिमिटेड। हर एक पार्टनर की इंडिविजुअल बोरोइंग कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए हद से ज्यादा पैसा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं लगाया जा सकता है। अगला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इससे बड़ा डर लगता है कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो आपका घर बिकेगा, आप कैसे बोलते हैं घर जाएगा इसमें, तो वही वाली बात है कि अगर कोई डेट हो गया उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर दिया जाएगा टू पे दैट डेट। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज अ डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप। एवरी पार्टनर इज फुल्ली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। फियर ऑफ रिस्क में रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, क्योंकि इतना रिस्क होता है कि बहुत सारे डिसीजंस इजीली और फ्रीली नहीं ले पाते हैं पार्टनर्स। अगला डीमेरिट देखते हैं बच्चा पार्टी, अनसर्टेन लाइफ। आपको पता है किसी भी पार्टनर की डेथ होगी बिजनेस खत्म, ठीक है ना, ये हमेशा चल नहीं सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस सफर्स फ्रॉम इनस्टेबिलिटी। एनी पार्टनर कैन गिव अ नोटिस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनर कभी भी बोल सकता है कि नहीं भैया हमको पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ जाएगा। तो ये भी एक डीमेरिट है। कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग पार्टनर्स में लीड टू डिलेड डिसीजंस एंड इनएफिशिएंसी। अब क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वही सेम बात है। बहुत सारे पार्टनर्स होंगे तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डिसीजन मेकिंग में डिले आएगा, जिससे इनएफिशिएंसी होगी और कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होगा और पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा। आगे बढ़ते हैं, दो और डीमेरिट्स देखते हैं। सबसे पहला है रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी, ठीक है ना। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर एक बिजनेस का एजेंट है। अगर एक पार्टनर गलत करेगा तो सबको बियर करना पड़ेगा, यह बात समझ लो। A dishonest partner may cause a great loss to the firm. Other partners may suffer a heavy loss due to negligence. अगर एक पार्टनर डिसऑनेस्ट निकल गया है, एक पार्टनर ने किसी तरह की चोरी कर ली है, तो सारे पार्टनर्स को उसको मिलकर भरपाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? एक करेगा सब भरेंगे, तो यह भी रिस्क होता है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय हाई डिग्री ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड प्रेस्टीज। मतलब दुनिया की नजर में ना एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ बिजनेस को बहुत प्रेस्टीजियस बिजनेस नहीं मानते हैं। काय को? उनको लगता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ज्यादा अच्छा है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में लोग को इतना ट्रस्ट नहीं है। फिर क्या लिखा? इट्स क्यों ट्रस्ट नहीं है? इट्स अकाउंट्स आर नॉट पब्लिश्ड, पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्योंकि इनके अकाउंट्स ना हर साल मार्केट में रिलीज नहीं किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होता इस बिजनेस में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कम होता है। समझ में आ गया? चलो बच्चा पार्टी, अब केवल लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी खत्म कर देते हैं। सूटेबिलिटी में आपको बताता हूं किस लोगों के लिए, किन किन लोगों के लिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। वो जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल पर बिजनेस चलाते हैं, वो जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
कंपनी सेक्रेटरीज हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक अच्छा टाइप ऑफ बिजनेस हो सकता है। अगला टॉपिक आ गया कंपैरिजन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का वीडियो। अब इन दोनों का कंपैरिजन जानते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है, ये एग्जैक्टली सीबी गुप्ता किताब के अंदर डिफरेंस दे रखा है और आप एग्जैक्टली सेम पेपर में लिखकर आ सकते हो। कोई भी 6 पॉइंट प्रिपेयर करके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था बेटा जी, आओ जरा देखते हैं। सोल प्रोप्राइटर्स में कितने मेंबर्स होते थे, 1। पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। पहला पॉइंट प्रिपेयर हो गया। अग्रीमेंट होता है क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, चाहे ओरल चाहे रिटन। कैपिटल, यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल ओनर कंट्रीब्यूट करता था कैपिटल, यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं सारे पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन, नो प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप को तो रजिस्टर कराया ही नहीं जा सकता, लेकिन पार्टनरशिप को रजिस्टर कराया जा सकता है एंड इट इज डिजायरेबल टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। मैनेजमेंट क्या होता है, इट लाइज विद द ओनर, और यहां पर मैनेजमेंट पूरा पार्टनर्स संभालते हैं। सीक्रेसी, सोल प्रोप्राइटरशिप में ना सीक्रेसी मेंटेन करना आसान है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जा सकती, बिकॉज सारे पार्टनर्स को बातें पता ही चलेंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। रिस्क, अकेला बंदा, अकेला ओनर सारा रिस्क बियर करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, और यहां पर रिस्क शेयर हो जाता है अमंग ऑल द पार्टनर्स। कंटिन्यूटी, डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ द ओनर। अगर जब तक इंसान जिंदा है, जब तक ओनर जिंदा है, तब तक बिजनेस चलेगा। पार्टनरशिप में कब तक बिजनेस चलेगा, जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट है और यूनिटी है। अब स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल स्केल के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन मीडियम स्केल के लिए आपको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ही शुरू करना चाहिए। ठीक है ना बेटा जी। अब एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने यहां मेंशन कर दिया है, एंड दिस इज इट फॉर द पार्टनरशिप चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से प्रिपेयर कर लो, मिलते हैं बहुत जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, लॉट्स ऑफ लव।